स्क्रीन विजिबल हो रहा है? यस सर। स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। Yes, sir. तो एक बार हम लोग पहले पावर इन एसी सर्किट, ठीक है, को ये इसको पावर इन एसी सर्किट रिवाइज करवा दिया था या नहीं कराया था? ये देख लीजिए फटाफट। हाँ, क्या बोल रहे हो? No, sir. ठीक है, नहीं ठीक है, करवाए थे। चलिए। तो पावर इन एसी सर्किट V इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वस टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। सो ये हो गया V इक्वस टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वस टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक, ये भी हो गया। उसका इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो हम लोग जानते हैं V इंटू आई, तो वी एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक। वी एम इंटू आई एम, ये दोनों आपस में क्या हो गए? मल्टीप्लाई हो गए, और फिर साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो इसको एनसीईआरटी में ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि इसी को हमने लिख दिया था cos 5 प्लस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 माइनस में, है ना। तो इसके मेथड पे नहीं जाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा एसएल अरोरा से कॉपी पेस्ट करके है, समझ गए ना। एसएल अरोरा में इसी को क्या किया, साइन ओमेगा टी प्लस 5 को लिख दिया, साइन साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला होता है ना, साइन ए प्लस बी का कुछ फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसी फॉर्मेट से इसको आगे बढ़ाया। तो दूसरा मेथड है ये, आप देख सकते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस साइन ओमेगा टी, ये है ही, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस 5 का सेकंड राइट टर्म जो होता है वो कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस 5 होता है ना। तो इसलिए ये पूरा टर्म आ गया। अब फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये इंस्टेंटेनियस पावर जो है कांस्टेंट फॉर एन इनफाइनेटली स्मॉल टाइम dt, ठीक है। देन वर्क डन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा अगर वर्क डन है तो वर्क डन ओवर अ कंप्लीट साइकिल, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t तक, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा ये मतलब ये सब सॉल्व होके, बेसिकली देखिए इसमें क्या है, आपको जो हमने पढ़ाया था एनसीईआरटी वाला मेथड, उसी को आपको प्रेफर करना है। इंटीग्रेशन वाला मेथड को फिर से एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, करना पड़ जाएगा, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो हमने फाइनली देखा था जो पावर है हमारा, ठीक है, वो है ना, क्या बोलते हैं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 5 होता था, ठीक है। इसमें cos 5 जो है वो क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पावर फैक्टर बोलते थे, और उसकी वैल्यू आर बाई जेड के बराबर होती है, आर अपॉन में जेड की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो इट वाज पावर फैक्टर, ठीक है। तो उसमें हम सर लोग ये देख सिलेबस में लीजिए नहीं है ना? कि ये सारी चीजें थी, ठीक है। पावर फैक्टर में जो है ई, ये हो गया। अगर हमारा 5 0 होता था तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता था, ठीक है। ये ईवी और आईवी ये वर्चुअल वैल्यू, और वर्चुअल वैल्यू को डिनोट करना, और वर्चुअल वैल्यू को हम लोग आर एम एस भी बोलते हैं। तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है, क्योंकि cos 5 0 होगा प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में, ठीक। और है ना, अगर AC विथ L होगा तो L में हम लोग जानते हैं करंट लैग बिहाइंड करता है -π/2 से 90 डिग्री से। तो cos थीटा यहाँ पर cos 5 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ पर 0 पावर होगा, और इसको हम लोग वाटलेस करंट भी बोलते थे। यहाँ पर जो भी सर्किट में करंट होगा वाटलेस करंट होगा, ठीक है। कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स टू π/2, ठीक है। समझ गया? श्याम जी, क्या हो गया इसको? सर मेरा स्कूल आईडी काम नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है ना, उसका वैलिडिटी खत्म हो गया, कल तक की था, टेंशन क्यों ले रहे हो? देख लेना एक बार, चेक कर लेना, आईडी खराब नहीं होता है, सब ठीक है। तो
क्या बोल रहे थे? तो यहाँ से cos फाई 0 हो गया। तो इंडक्टर के केस में भी करंट जो होता है वो फाई क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल फाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से cos फाई 0, तो फिर से पावर जो होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो करंट होगा उसको हम लोग वाटलेस करंट बोलते हैं, ठीक है। वाटलेस करंट फॉर दी, है ना, वाटलेस करंट फॉर, और आइडियल करंट भी उसको बोला जाता है, आइडियल करंट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको। ये वाला सिचुएशन है कि करंट, ये हो गया आपका वर्चुअल, ठीक है। दिस इज वोल्टेज 90 डिग्री, मतलब इस दोनों के बीच का एंगल फाई था। तो कभी ये फाई 90 होता है, कभी ये फाई 0 होता है, समझ गए ना? ये वाला देख रहे हैं ना आप, करंट और उसके वोल्टेज के बीच का एंगल को दिखाया हुआ है cos फाई के लिए, ठीक है। और ये देखिए v और आई वी साइन थीटा के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये सब हम लोग कल पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। However, the component IV sin theta does not contribute to the power along EV and hence power generated is 0, ठीक है। तो क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इस एक्सिस के अलोंग, इस वाले कोऑर्डिनेट के अलोंग में इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि cos 90 होगा तो cos 90 0 होता है। तो IV का कोई भी कंपोनेंट EV के अलोंग नहीं होगा, इसलिए करंट 0 होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं वाटलेस करंट और आइडल करंट, ठीक है। तो पावर इज नॉट डिसिपेटेड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अभी हमने देखा था कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के केस में हमारा पावर जो था, एवरेज पावर, वो कितना आया था? 0 ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक। तो पावर इज नॉट डिसिपेटेड एंड हेंस दे फाइंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड इन डिवाइसेस यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। आप समझ सकते हैं जहां पर आप ऐसा कोई भी चीज यूज कर रहे हैं कि जहां पावर लॉस नहीं हो रहा है, पावर या एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रहा है, तो इसका कितना फायदा होगा। इसलिए इसके लिए बहुत सारे डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलसी ऑसिलेशन वाला हम लोग पहले भी देख चुके थे, इसको भी एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले एक कैपेसिटर है जो फुल्ली चार्ज है, ठीक। उसको हम क्या कर रहे हैं, अगर रसिस्टर के साथ लगा देते हैं अगर हम लोग एक कैपेसिटर को, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कैपेसिटर है वो बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। और एक बार जब डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा वो चार्ज नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके बारे में आपने कल एक वीडियो भी देखा था, ठीक है, और मैंने इसको गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दिया होगा। इससे रिलेटेड 2 वीडियो हैं, छोटे छोटे 3-3 मिनट के, तो दोनों को जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा चीज क्लियर होता है। एनिमेटेड वीडियो है, ठीक है। तो इसमें एलसी ऑसिलेशन में, ठीक है, अगर आपको मैंने बताया कि अगर कैपेसिटर है उसके साथ में अगर हम एक रेसिस्टर यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, एल की जगह पे अगर हम आर लगा देंगे रेसिस्टर, तो उस सिचुएशन में, ठीक है, उस सिचुएशन में तो उस सिचुएशन में जो है आपको, हाँ, रेसिस्टर क्या करेगा, सारा का सारा इसका जो कैपेसिटर का पॉजिटिव चार्ज है उसको डिस्चार्ज कर देगा। वो नेगेटिव चार्ज, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये इधर से फ्लो होकर यहाँ पर आएगा, और ये इस नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, तो ऊपर और नीचे पे 0-0 चार्ज हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है कि एक बार जब ये डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा चार्ज होने की इसके पास टेंडेंसी नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडक्टर लगा देते हैं तो इसका खास फायदा ये हो जाता है कि जैसे जैसे चार्ज कैपेसिटर से विड्रॉ करेगा, सर्किट में इस रेट ऑफ चार्ज के बढ़ने से सर्किट में करंट फ्लो होगा, बट कैपेसिटर का चार्ज जो है डिक्रीज करेगा, और उस हिसाब से जितना कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज करेगा उतना ही सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू होगा। और इंडक्टर के अक्रॉस जो है करंट जब जाएगा तो उसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है, सोलेनॉइड की तरह ये बिहेव कर रहा होगा यहाँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी वजह से वहां पर, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, तो उसमें मैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो आप सीधा जानते हैं मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर, बताइए।
मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब चुप क्यों है? किसी को नहीं मालूम है क्या? हाफ एल आई। हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर। तो आई ऑलरेडी हमारा सर्किट में है ही और एल है ही, तो हाफ एल आई स्क्वायर से इसमें मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो हमारा कितना स्टोर हुआ वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो अभी, और कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज था तो इसके पास में एनर्जी कितनी थी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी में। तो इस कंडीशन में देखिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैक्सिमम है और मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है, बिकॉज देयर इज नो करंट इन दिस। ठीक है, जब देखिए कैपेसिटर सेकेंड सिचुएशन में क्या हो गया है, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है, और डिस्चार्ज जैसे ही होगा तो सर्किट में करंट होगा, करंट होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें मैग्नेटिक एनर्जी होगी। तो इसमें एक एग्जैक्टली 1/8 ऑफ द साइकिल में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और अगले सिचुएशन में देखेंगे ये जो कैपेसिटर है वो फुली डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, और जितना भी हमारा कैपेसिटर का जो चार्ज था वो सारा का सारा सर्किट में करंट फ्लो करा रहा है। ठीक, आप देख सकते हैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में जो करंट फ्लो हो रहा था उसी डायरेक्शन में हो रहा है। और अब जो इंडक्टर है उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक, और उसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल नहीं मैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगी इंडक्टर के क्रॉस, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, तो नेक्स्ट सिचुएशन में यही चीज क्या हो जाएगा, कल आपको बताया था ये सब कि ये जो अब इंडक्टर जो है क्या करेगा, लेंज लॉ के हिसाब से ये इसका अब जैसे यहाँ से चार्ज निकलना बंद हो गया तो यानी इसके क्रॉस फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू होगा। तो जैसे जैसे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ये अपने फ्लक्स को इंक्रीज कराने के लिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जब ये करंट फ्लो होगा सर्किट में तो उसकी वजह से, इस करंट की वजह से जब ये करंट कैपेसिटर में जाएगा तो कैपेसिटर में ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इस जगह पे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि कैपेसिटर जो है स्टार्ट चार्जिंग। ठीक है, तो जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा तो उस समय में ये जो इंडक्टर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो एग्जैक्टली 3t/8 साइकिल में टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगे, और एक ऐसा नेक्स्ट टाइम आएगा जो हाफ साइकिल होगा उसका। ठीक है, तो हाफ साइकिल में अब देखिए इंडक्टर के पास जितना भी करंट था सारा का सारा करंट कन्वर्ट हो जाएगा कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज में, यानी कि यहाँ का मैग्नेटिक एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर जो है वो क्या हो गया? जीरो हो जाएगा, और फिर कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू इक्वल टू मैक्सिमम एंड यू बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट में अब देखिए फिर से क्या होगा, कैपेसिटर अब फुल्ली चार्ज हो गया है, लेकिन अब ये क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। बट आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ पर जो चार्ज हुआ है कैपेसिटर फर्स्ट फिगर के रिस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट हुआ है। इसका मतलब अब कैपेसिटर से जो करंट निकलेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट होगा यानी कि पहले एंटी क्लॉकवाइज करंट था, तो अब कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? क्लॉकवाइज। इसकी वजह से फिर इंडक्टर में चार्ज होना शुरू होगा, इंडक्टर जो है करंट बढ़ना शुरू होगा, मैग्नेटिक एनर्जी होगी, और एग्जैक्टली 5/8 टाइम्स ऑफ द साइकिल में 5/8 t पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी सेम होगी। नेक्स्ट सिचुएशन में आप देखिए ये जो इंडक्टर है फिर से इसी तरह से करंट अपना जो है बढ़ाते जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज ये शुरू हो गया था 5t/8 में, अब जो है 6t/8 में यानी 3t/4 साइकिल पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और मैग्नेटिक एनर्जी इस कंडीशन में मैक्सिमम हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, जो कैपेसिटर के प्लेट्स, ठीक है, फिर से ये जो है इंडक्टर के पास से करंट निकलेगा और कैपेसिटर के प्लेट्स पे क्या होगी, क्या बोलते हैं उसको, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट इस बार अब जो इंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पर फिर से जैसे यहाँ से अब इसका कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, अब यानी कि फिर से जो है क्या बोलते हैं इंडक्टर के अक्रॉस जो है वो फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा 6t/8 टाइम के बाद। जैसे फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू होगा
तो अपने फ्लक्स को बढ़ाने के लिए लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंडक्टर है वो सेम डायरेक्शन में अपना करंट फ्लो कराएगा, और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होने से उसको फायदा मिल जाएगा। क्या फायदा मिलेगा कि कैपेसिटर जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर चार्ज हुआ, फिर उसका उस चार्ज की वजह से इसकी मैग्नेटिक एनर्जी जो है कम हो जाएगी, और मतलब कैपेसिटर को जो है फायदा हो गया, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो एग्जैक्टली 7t/8 टाइम पे दोनों ही इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी। एंड द लास्ट सिचुएशन में क्या होगा, एग्जैक्टली जब कंप्लीट साइकिल हो जाएगा तो कैपेसिटर फिर से फुली चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर के अक्रॉस जो है टोटल करंट 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक एनर्जी 0 और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन फर्स्ट के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है, और ये इंक्रीज होना डिक्रीज होना, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम सर्किट को जो है ऑन रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से ये एलसी ऑसिलेशन कहलाता है, क्योंकि ऑसिलेट होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऑसिलेशन होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इट इज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें जो चार्ज होते हैं, अभी हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म इसका देखेंगे। चार्ज जो है साइनोसॉइडली ऑसिलेट कर रहा होता है, और उसकी वजह से यहाँ जो ऑसिलेशन होगा, अगर हम लोग इसके इफेक्ट्स ऑफ अदर फैक्टर्स को अगर नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, तो उस समय में अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होता है इसका, ठीक है। और अगर अदर फैक्टर्स होंगे, ठीक, जिसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन या रेसिस्टेंस होगा, तो उस कंडीशन में पावर लॉस होगा, तो ऑसिलेशन जो हो जाएगा वो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब आप समझ सकते हैं, देखिए धीरे धीरे एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, बट अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो मेंटेन्ड है, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, ठीक है। समझ आ रहा है इतना? तो इफ Q be the charge on the capacitor at any instant time t and di/dt the rate of change of current, then यहाँ से मैथमेटिकल फॉर्म जो है इसको हम लोग अपने बुक से देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ठीक है। तो इसमें बुक में जो है हम लोग देखते हैं कि एक एलसी ऑसिलेशन वाला है ना टॉपिक जो है दिया हुआ एनसीईआरटी में। तो देखिए ये आपका कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, ठीक। तो इसके पास में वोल्टेज ड्रॉप हम लोग जानते हैं V = Q/C होता है, और यहाँ पर -LdI/dt होता है, ठीक है। दिस इज -LdI/dt, ठीक। तो इस सिचुएशन में जो है हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब बात। तो किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो Q/C -LdI/dt = 0, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो करंट है, ठीक है, वो चार्ज जैसे जैसे कम होते जा रहा है, करंट जो है इंक्रीज कर रहा है। देख रहे हैं ना, जैसे जैसे कैपेसिटर में चार्ज कम होगा वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा। तो चार्ज के बढ़ने से करंट बढ़ता, तो I = dq/dt लगा देते। अगर हमारा चार्ज के बढ़ने से करंट कम हो रहा है, सॉरी, चार्ज के कम होने से करंट बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको माइनस लगा देंगे, क्योंकि आप देखिए चार्ज हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, चार्ज हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो dq की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में होगी, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज नेगेटिव में होगी। तो एक नेगेटिव हमने यहाँ पहले से लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव करंट है यहाँ पे। या दूसरा तरीका ये है कि चार्ज के कम होने के वजह से, है ना, चार्ज के कम होने की वजह से करंट बढ़ रहा है, तो I = -dq/dt। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग, है ना, Q/C -LD, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dq/dt, ठीक है, I की जगह पे, और विथ रिस्पेक्ट टू dt = 0। तो इस तरह का जो डिफरेंशिएशन है इसको हम लोग बोलते हैं डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए इसका जो dq/dt है इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे d2q/dt², ठीक है। क्या लिखेंगे?
d2q, ऐसे d2q अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। उसके बाद फिर, है ना, और पूरे सर्किट में हमने क्या किया, L से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी L से डिवाइड, यहाँ भी L से डिवाइड कर दिया ताकि एक फॉर्मेट बने। तो ये देखिए इसका, है ना, Q अपॉन में LC हो गया, ये सेकेंड वाला टर्म, और ये वाला जो टर्म है वो हमारा L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ di बाई dt होगा, और di बाई dt को हमने देखा d2q अपॉन dt स्क्वायर लिखा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? अब जब इसको हमने कंपेयर करके देखा तो कंपैरिजन में जो है ये d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको एनालाइज करके देखा कि ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है इस LC ऑसिलेशन का, ठीक है, वो किसके साथ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जो होता है उसके इक्वेशन के साथ, क्योंकि हमने देखा था 11th क्लास में पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स के बराबर होता था, और ये एक्सेलरेशन होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर के। याद कीजिए, हम लोग SHM में पढ़ चुके हैं सब। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये जो है यही फॉर्मेट है। तो उसी तरह से ये भी जो है थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, d2q अपॉन dt स्क्वायर, यानी यहाँ पर चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है ना, अपॉन में समथिंग इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस, है ना, 1 अपॉन में LC इंटू क्यू, और 1 अपॉन LC को हम जानते हैं ये क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। 1 अपॉन LC क्या होता है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर होता है। तो दिस इज माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू क्यू। समझ गए? तो आप समझ गए ना इस बात को कि ये जो है मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का ये फॉर्मेट है, उसी का ये मतलब कि उसी फॉर्म का ये इक्वेशन है। तो इस वजह से हम लोग जो है इसको इस तरह से लिख दिए हैं, ठीक। तो इसी से हमने अंदाजा लगाया कि इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की तरह है, इसलिए ये भी ऑसिलेट कर रहा होगा। और यहाँ पर आप देखिए ऑसिलेशन वाला जो वो क्वांटिटी है दैट इज चार्ज, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। समझ गए? सो द चार्ज ऑन द कैपेसिटर देयरफॉर ऑसिलेट्स विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नॉट, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब दूसरी बात आती है कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो, देखिए आपको पेपर में जो CBSE में आएगा यहीं तक आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इससे रिलेटेड और थोड़ा सा आगे पूछ सकता है। तो है ना, हमने ये देखा कि जो चार्ज है, ठीक है, वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से तो वाइब्रेट कर रहा है और वो साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है विद टाइम, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि करंट जो है वो यहाँ पर साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, और I इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt होता है। तो हम जानते हैं कि, है ना, ये अगर साइन में है तो इसका मतलब है चार्ज जो है वो कॉस में रहा होगा, इसलिए हमने इसको कोसाइनोसॉइडल लिया। चार्ज इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। इसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो याद कीजिए, ठीक है। ये इसका अगर हम लोग ध्यान से देखिएगा कि मैंने बताया था एक क्वांटिटी है जैसे एक्स, ये क्या बोलते हैं इसको, एक्स, इसको हमने या अगर ऐसा लिख दिया ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस के फॉर्म में आएगा, ठीक है, यानी ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। फिर इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कॉस का फिर से डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इसलिए ये एक्सेलरेशन जो हो जाएगा, है ना, एक्स के ही फॉर्म में आ रहा है। ये आपको मैंने पहले भी मैथमेटिकल फॉर्म बताया था। तो आपको इस तरह से, या इसको मैं और एक्सप्लेन करूं कि ये कैसे हुआ, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। 11th वाली चीज याद है या मैं इसको एक्सप्लेन करूं? और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देखो ध्यान दीजिएगा, हम लोग 11th में पढ़े थे, अगर x जो है वो a साइन ओमेगा टी है, ठीक है,
तो v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है। ये हो गया a साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी और t का कोफिशिएंट ओमेगा। ठीक है, फिर अब हम लोग अगर एक्सलेशन निकाल रहे हैं तो dv बाई डी टी होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो a ओमेगा तो बाहर है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी और इनटू में t का कोफिशिएंट ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया, माइनस ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर, चलो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ए साइन ओमेगा टी क्या था, एक्स था। तो जो एक्सेलरेशन है वो हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर आ गया। समझ गए ना? तो मतलब ऐसा हम लोग को कोई भी क्वांटिटी देखना था कि जिसको 2 बार डिफरेंशिएट करें तो यही आ जाए। ठीक है, यही है ना कि एक्सेलरेशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद इसी के फॉर्म में आ जाए, तो इसलिए ऐसी क्वांटिटी क्या थी, या तो साइन। कॉस में भी यही चीज होगा, कॉस का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन आएगा माइनस साइन, और फिर साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस फिर से आ जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो चार्ज है उसको हमने इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चार्ज को हमने मान लिया कि कोसाइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। तो चार्ज को एज्यूम कर लिया, दिस इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू कितना, क्यू एम कॉस ओमेगा टी नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस 5। ठीक, वेयर क्यू एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज एंड 5 इज द फेज कांस्टेंट। ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। एट क्यू इक्वल टू क्यू एम टी इक्वल टू 0, ये दोनों जब बराबर होंगे और t इक्वल टू 0 होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। t 0 हो गया तो सिर्फ बचेगा कौन, cos फाइव। तो cos फाइव इक्वल टू 1, तो फाइव कितने के बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इन द प्रेजेंट केस q इज इक्वल टू क्यू नॉट एम, q इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी, क्योंकि हमारा फाइव जो है यहाँ पर शुरुआत में 0 हो गया, t इक्वल टू 0। तो क्या बना, q इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी। तो जब ये आपका ये है तो करंट कितना होगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो आप देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा नॉट टी। तो इसी चीज को लाने के लिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था और Q और I हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ध्यान से, आई एम जो है दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू क्यू एम। कैसे, तो देखिए ओमेगा नॉट इंटू क्यू एम अगर हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, कहा गया, आवाज आ रही है ना सबको कि नहीं आ रही है? Yes, sir. ठीक है, आई इज इक्वल टू, ये देखिए आई एम जो है, ठीक है, यहाँ से ये देखिए आई इक्वल टू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जा रहा है डी क्यू बाई डी टी करेंगे। ठीक है, यानी इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, ये आई इक्वल्स टू क्यू एम और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा नॉट टी और इनटू में ओमेगा, है ना। तो आई इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा इंटू क्यू एम इंटू साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो इस ओमेगा इंटू क्यू एम को हमने क्या मान लिया, आई एम। ठीक है, और आई एम साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि ये जो है ना, और माइनस भी तो था, आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए जो आई एम है दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू क्यू एम के बराबर है। ठीक है, तो जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, ये मैंने पहले ही बता दिया, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा आई एम है क्या, मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें थी। तो मैथमेटिकल पार्ट और इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू हमारा क्यू एम हो गया, है ना, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। उसके बाद फिर ये आपको कल मैंने कंपेयर करके बता ही दिया था मैकेनिकल ऑसिलेशन के साथ। ठीक है,
ये हमारा जो है इलोंगेटेड स्प्रिंग है, ये मीन पोजीशन है। इलोंगेटेड के केस में क्या होगा, जब स्प्रिंग जो है इलोंगेटेड होता है तो इसका मतलब वो किस पोजीशन पे है, इलोंगेटेड मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी मतलब वो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और काइनेटिक हम जानते हैं किससे रिलेटेड है, हाफ एल आई स्क्वायर से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है तो मैग्नेटिक एनर्जी से रिलेटेड होगा। तो इसलिए मैग्नेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो हर हमेशा इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से और जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करके स्प्रिंग को ब्लॉक के साथ अटैच किए हुए सिचुएशन में इसको आप समझ सकते हैं। ये मैंने कल भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको सारा एक एक करके बता दिया था। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, ये सब इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, जो जो अभी हम लोग पढ़े उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम लोग वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ चुके हैं 11th में। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम को कंपेयर किया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, समझ गए? तो बिल्कुल कुछ वैसा उसमें खास ज्यादा नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि जो एलसी ऑसिलेशन इज नॉट रियलिस्टिक फॉर टू रीजन। ठीक है, ये जो एलसी ऑसिलेशन होता है वो रियलिस्टिक नहीं है दो कारण से। क्योंकि जितने भी इंडक्टर होते हैं, एवरी इंडक्टर हैज सम रेसिस्टेंस। जितने इंडक्टर हैं उसके पास में कुछ न कुछ जो है वो रेसिस्टेंस होता है। ठीक, हम जानते हैं ना इंडक्टर है वो कुछ ना कुछ करंट को क्या करेगा, ब्लॉक करके रखेगा। So, and the effect of this resistance is to introduce a damping effect on the charge and current in the circuit. ठीक है, समझ गए? मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इंडक्टर है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर जो है फ्लो कर रहा होगा। हाँ सॉरी, इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो जब भी इसमें चार्ज फ्लो या करंट फ्लो करेगा तो वो डैम्पिंग इफेक्ट देगा। अभी हमने ग्राफ देखा था कि जो चार्ज है ना, उसकी ऑसिलेशन जो है कुछ इस तरह से कम होती चली जाएगी, तो ये डैम्प करेगा। ठीक है, इसमें डैम्पिंग इफेक्ट होगी। समझ गए? तो ये डैम्पिंग इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो कारण क्या है कि कुछ एनर्जी जो है वो रेसिस्टेंस इसको क्या कर रहा होगा, रोक रहा होगा। रेसिस्टेंस की वजह से ब्लॉक होने लग जाएगा करंट इसमें। ठीक है, तो डैम्पिंग इफेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर दूसरा, इवन इफ द रेसिस्टेंस वर जीरो, अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस जीरो भी होगा तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट इज रेडिएटेड अवे फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप समझ सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और मैकेनिकल एनर्जी है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी है, ये दोनों जो है जब भी कंबाइन होंगे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से सिस्टम में से कुछ जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रेडिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो उस समय में भी डैम्पिंग होगा। तो इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि जो एलसी ऑसिलेशन होगा वो प्रैक्टिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा। ठीक है, और आप इसके बारे में एलसी ऑसिलेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने कल इससे पिछली वाली क्लास में सब पढ़ रखा था। ठीक है, कि इसमें ये देख लिया था हम लोगों ने कि जो है एलसी ऑसिलेशन, हाँ वो रेजोनेंस में, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में क्या देखा था हमने कि जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये जो एलसी होता है ये ट्यूनिंग के लिए यूज होता है, याद है? मतलब हम लोग कैपेसिटेंस को वैरी करते थे। ठीक है, और उसकी वजह से हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लाना चाहते थे। तो इसलिए जो एलसी ऑसिलेशंस वगैरह है ये सब है ना, ट्यूनिंग के लिए यूज किया जाता है। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो है ना, रेडियो, टेलीविजन, इन सब में ये यूज किया जाता है। ठीक है, और फिर इसका और भी जो है बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं, जैसे थायरिस्टर वगैरह, सब हम लोग के सिलेबस में है नहीं, तो उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है एलसी ऑसिलेशन का। बेसिकली इसको हम लोग अपने सिलेबस में बस इतना जान सकते हैं कि ट्यूनिंग रेडियो एंड टेलीविजन के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके बेस पे देखिए एक्सरसाइज में आपको 2-3 क्वेश्चन है, उसको आज ही कर लीजिएगा, और जो भी डाउट होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपको कौन कौन सा, एक बार लिख लीजिए आप लोग। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर
एलसी ऑसिलेशन पे 7 होगा, 8 होगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आप उसको डायरेक्ट पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 12 का है ना 3 पार्ट ए बी एंड सी देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर ये 7, ठीक है, सॉरी ये 7 देख लीजिए। बोल रहा है चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू इतना हेनरी इंडक्टर, सो व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। कर लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू √1/LC हो जाएगा। उसके बाद 8 भी है, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर एक्सरसाइज दिस इज इतना 6 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा है, तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट। तो टोटल एनर्जी सर्किट इनिशियली कौन सा होगा, कैपेसिटर या इंडक्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में कौन सा लग जाएगा, Q²/2C। तो चार्ज आपको दिया हुआ है 6 मिलीकूलम और कैपेसिटर 30 माइक्रोफैराड, तो इसको आप लोग इनिशियल एनर्जी निकाल लेंगे। एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम। तो टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम, टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम क्या हो जाएगा, जितना था इनिशियली और फाइनली भी उतना ही हो जाएगा, बट वो है ना, हमने देखा था ना शुरुआत में जितना था बाद में उतना ही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, कर लेंगे ना ये 2 क्वेश्चन। उसके बाद फिर जो है 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में वही एलसी सर्किट है, एल और सी की वैल्यू आपको दी हुई है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड कर लेंगे हम लोग, है ना, Q²/2C कर लीजिए या ½ LI² कर लीजिए। उसके बाद व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1 ω0 1/√LC, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो इसको आप लिख दीजिएगा 2πf0, तो वहां से f0 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर सी और डी पार्ट को आप छोड़ दीजिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है और करना भी नहीं है इसको। और फिर ई पार्ट, ये 3 पार्ट जो है कर लीजिएगा सबको ही घर पे आज, ठीक है, समझ गए। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, ठीक है, 7.11। तो अभी आपके पास टाइम है या इसको कल करेंगे, या आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप लोग इसको खुद से ही ट्राई कीजिएगा, कल इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी जो बता दिया मैंने, आई क्यू और आई की वैल्यूज वगैरह को पुट करना है। हमसे क्या बोल रहा है कि शो दैट द फ्री ऑसिलेशन एलसी सर्किट द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन इंडक्टर इज कांस्टेंट। तो आप देख लीजिए, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग जानते हैं हाफ वो Q²/2C, Q की जगह पे Q0 sin cos ωt रख देंगे, और मैग्नेटिक एनर्जी ½ LI², और आई हमने देखा था IM sin ωt, और IM जो है वो Q0 इंटू ओमेगा के बराबर था, ठीक है। तो बस पुट कर देना है, दोनों को ऐड कर देंगे, cos² + sin² 1 होता है, सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से एलसी ऑसिलेशन जो है हमारा फिनिश हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन जो भी है डाउट